यस, गुड आफ्टरनून। चलिए जी, तो रिवीजन लेक्चर नंबर 7 था आज हमारा, और टॉपिक आज का हमारा क्या रहेगा? प्री एंड पोस्ट। प्री एंड पोस्ट छोटा सा बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आजकल एग्ज़ाम में इसका बड़े बड़े क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, ठीक है। वैसे छोटा सा ही क्वेश्चन बनता है इसका 5 नंबर का या 8 नंबर का, लेकिन एग्ज़ाम में ये 20-20 नंबर में भी पूछा गया है, प्री एंड पोस्ट, ठीक है। टॉपिक बहुत सिंपल है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। देखिए जी, ये रिवीजन नोट्स है इसके, जो मैंने आपको टेलीग्राम में शेयर कर दिया है। तो जिसने भी अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, सारे नोट्स वहीं पर ही मिलेंगे आपको, ठीक है। देखो जी, क्या कॉन्सेप्ट है ये प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। ये बेसिकली डील करता है कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है। अब कंपनी कब चालू होती है, कंपनी कब एग्जिस्टेंस में आती है? ऑन द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, जब क्या मिलता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। तो इनकॉर्पोरेशन की डेट से पहले भी अगर मान लो कंपनी काम कर रही थी, तो वो टाइम पीरियड क्या कहलाएगा? आपका प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। और इनकॉर्पोरेशन डेट के बाद का जो टाइम पीरियड है वो क्या कहलाएगा? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में जो कंपनी ने प्रॉफिट और लॉस इनकर किया है उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहेगा, और इनकॉर्पोरेशन के बाद कंपनी ने प्रॉफिट और लॉस क्या इनकर किया है उसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा, वो हमें इस चैप्टर में सीखना है। मतलब एक छोटा सा केस है भाई, मान के चलो ये मार्क्स लिखे हैं मैंने, मान लो ये हमारा काउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 23, एंड हुआ 31 मार्च 24 पे, ठीक है। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है लेट्स से 1 जुलाई 2023। अब 1 अप्रैल को क्या हुआ? 1 अप्रैल को दो पार्टनर्स थे, एक्स एंड वाई, ये एक फर्म चला रहे थे, ठीक है। उन्होंने 1 अप्रैल को ही डिसाइड कर लिया कि हम अपने बिजनेस को XYZ प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन कंपनी तो कब इनकॉर्पोरेट हुई है? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कब है? 1 जुलाई 2023, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या बोला? हम बैक डेट से ही क्या करेंगे? कंपनी में अपने बिजनेस को कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि सर यहां से लेकर यहां तक 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक जो भी इन्होंने प्रॉफिट कमाया होगा वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कमाया होगा, कंपनी बिहाफ पे ही कमाया होगा, और ये भी सारा क्या है? कंपनी का है, ठीक है। बट इस 3 महीने का जो पीरियड है इसको मैं बोलूंगा तो कंपनी बिहाफ का, लेकिन ये क्या कहलाएगा? आपका प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड कहलाएगा। और जो बाकी का 9 महीने का पीरियड है इसको हम क्या बोलते हैं? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो सर हम अलग अलग क्यों करते हैं? क्योंकि जो पहले 3 महीने का प्रॉफिट है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफर करेगा अगले 9 महीने के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से। बट सर हमें तो 9 महीने का ही देखना चाहिए ना, जब कंपनी ही 1 जुलाई को आई है तो हमें तो 9 महीने का ही प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाना चाहिए। नहीं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने बैक डेट से टेक ओवर किया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 24 तक का ही बनेगा, लेकिन उसमें जो 3 महीने का पीरियड है वो क्या कहलाएगा? प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। क्योंकि उस टाइम पे काम तो वो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से ही कर रहे थे, लेकिन कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं आई थी, तो इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो वहां पर जो प्रॉफिट और लॉस कंपनी ने इनकर किया होता है उसे हम बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट्स, कैपिटल लॉसेस, और उसके बाद का जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो एक्चुअली में कंपनी का है, तो वो क्या होगा? रेवेन्यू प्रॉफिट, रेवेन्यू लॉसेस। वो हमें सीखना है कि इनका क्या ट्रीटमेंट रहता है। तो देखो, प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ बिजनेस फॉर द पीरियड प्रायर टू द डेट ऑफ कंपनी केम इनटू एग्जिस्टेंस इज दैट इज इनकॉर्पोरेशन डेट इज टर्म्ड एज प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और लॉस। कि जब कंपनी एग्जिस्टेंस में आई उससे पहले का जो भी कंपनी ने बिगिनिंग ऑफ द ईयर से एग्जिस्टेंस में जब कंपनी आई, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वहां तक का जो पीरियड है उसको हम क्या बोलेंगे? प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। और वहां पर जो प्रॉफिट और लॉस कंपनी ने कमाया है वो क्या कहलाएगा? प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और लॉस। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? जो भी आपके प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट होते हैं इसको आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे, बिकॉज दीज आर कैपिटल प्रॉफिट्स। और जो भी आपके लॉसेस होते हैं इनको आप क्या करोगे? इसको आप एक्विजिशन कॉस्ट बोलोगे, और इसे आप गुडविल में ट्रांसफर कर दोगे, या अपने कैपिटल रिजर्व अगर आपके पास पहले से है तो उससे इसे एडजस्ट कर दो। प्री वाले भाई, प्री में प्रॉफिट भी हो सकता है, प्री में लॉस भी हो सकता है। तो प्री पीरियड में अगर प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिजर्व में डाल दो, लेकिन अगर प्री पीरियड में लॉस हुआ तो वो क्या होगा? एक्विजिशन कॉस्ट होगी, वो कंपनी को
परचेज करने का बेसिकली खर्चा ही हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो वो क्या होगा, गुडविल में जाएगा, या फिर अगर पहले से ही कोई कैपिटल रिजर्व है तो उससे एडजस्ट इसे किया जाएगा। एक बैलेंस शीट में कभी भी गुडविल और कैपिटल रिजर्व साथ में नहीं आते, ये एक बेसिक प्रिंसिपल है, ध्यान रखना। एक बैलेंस शीट में कभी भी गुडविल कैपिटल रिजर्व साथ में नहीं आते, वो हमेशा आपस में क्या होता है, नेट करके हमें दिखाना पड़ता है, ठीक है। और जो भी प्रॉफिट और लॉस कंपनी के आफ्टर कंपनी केम इनटू एग्जिस्टेंस है, वो एक्चुअली में कंपनी का है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट और लॉस। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा, इस प्रॉफिट और लॉस को रेवेन्यू नेचर के हैं तो इसे हम स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट में डाल देंगे, ठीक है। मतलब समझ में आता है, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड क्या होता है, इनका ट्रीटमेंट, इसके प्रॉफिट और लॉस का ट्रीटमेंट क्या रहता है, ओके। फॉर्मेट, आप एक स्टेटमेंट बनाओगे, आप एक स्टेटमेंट बनाओगे, स्टेटमेंट शोइंग प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और लॉसेस। यहां पर ना बेसिकली क्या करना पड़ता है, आपको आइटम्स को अपोर्शन करना पड़ेगा कि कौन सी आइटम प्री नेचर की है, कौन सी आइटम पोस्ट नेचर की है, कितना कितना किस रेशो में हम उसको डिवाइड करें, वो सब चीजें सीखनी है और अकॉर्डिंगली आपका प्रॉफिट और लॉस निकल के आ जाएगा। जीपी से शुरुआत करोगे, जीपी को डिवाइड करना शुरू करोगे, उसके बाद सारे खर्चे लेते चले जाओगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको स्टेटमेंट बना के आनी है। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स आ गया, दूसरे में टोटल अमाउंट आ गया, तीसरे में आ गया बेसिस ऑफ एलोकेशन, आप कैसे डिवाइड कर रहे हो उसे, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का अमाउंट कितना है और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन रिलेटेड कितना अमाउंट है। क्लियर है यहां तक? अब इंपॉर्टेंट, बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को आप कैसे डिवाइड करोगे, देखो सबसे पहले शुरुआत करनी है आपको जीपीजीएल से। जीपीजीएल को किससे डिवाइड करोगे, आपको यहां पर देखना है कि जो भी आइटम मैं पिक कर रहा हूं वो किससे रिलेटेड है, तो उसकी रेशो यूज कर लो। नहीं समझ में आती है तो बहुत सारी चीजें भी है, ठीक है। देखो जैसे जीपीजीएल है तो जीपीजीएल किस पे डिपेंडेंट है, सेल पे डिपेंडेंट है, जितनी सेल होगी उतना प्रॉफिट भी बढ़ेगा, तो सेल्स रेशियो में डिवाइड करो, पहली प्रेफरेंस सेल को ही देनी है। सेल रेशियो अवेलेबल नहीं है तो सीओजीएस की रेशियो ले सकते हो आप, वो भी अवेलेबल नहीं है तो टाइम रेशियो ले सकते हो, लेकिन सबसे पहली प्रेफरेंस आपको किसको देनी है, सेल रेशियो को देनी है। अब ये सेल रेशियो कैसे निकलेगी, ये सब चीज़ों की रेशियोज कैसे निकलेगी, यहाँ पर आपको थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। वो स्टेटमेंट पढ़ के थोड़ा मैथमेटिकली सॉल्व करके आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा। अब आता है वेरिएबल एक्सपेंसेस लिंक्ड विद द टर्नओवर। देखो इसने साफ बोल दिया ना कि कुछ खर्चे हैं जो डायरेक्टली टर्नओवर से रिलेटेड है, तो उसको क्या करोगे, सेल रेशियो में डिवाइड करोगे। टर्नओवर मीन सेल्स, ठीक है। तो जो खर्चे लिंक ही टर्नओवर से है वो सारे टर्नओवर की रेशियो में ही जाएंगे। अब बताओ टर्नओवर से रिलेटेड खर्चे कौन कौन से होते हैं, कैरेज और कार्टेज आउटवर्ड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेलिंग एजेंट कमीशन, ट्रैवलिंग एजेंट कमीशन, बैड डेट्स, ब्रोकरेज, एडवर्टीजमेंट, फ्री सैंपल, बिजनेस प्रमोशन, ये सब आपके सेल से रिलेटेड खर्चे हो गए ना। ये सारे खर्चे क्या हो गए, सेल से रिलेटेड हो गए, तो सेल रेशियो में डिवाइड करो। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड नेचर के होते हैं, नॉट लिंक्ड विद द टर्नओवर। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो हमारे क्या होते हैं, फिक्स नेचर के होते हैं, जो टर्नओवर पे डिपेंडेंट ही नहीं है, टर्नओवर हो या ना हो वो खर्चा होगा ही होगा। जैसे स्टाफ की सैलरी देना, स्टाफ को सैलरी देना तो वो टर्नओवर से लिंक नहीं है। ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस, इसमें आएगा आपका रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर चार्जेस हो गया, टेलीफोन एक्सपेंसेस हो गया, रेंट हो गया, रेट्स हो गया, टैक्सेस हो गया, प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गया, टेलीफोन एक्सपेंसेस हो गया, टेलीग्राम एक्सपेंस हो गया, पोस्टेज एक्सपेंस हो गया, डेप्रीसिएशन हो गया, डेप्रीसिएशन हो गया, वो हमारा टर्नओवर से लिंक नहीं है। कोई और अदर मिसलेनियस एक्सपेंस हो गया हमारा। कोई और हमारा अदर मिसलेनियस एक्सपेंस हो गया, तो ये सब किस में जाएगा, ये सब जाएगा आपका टाइम रेशियो में। अच्छा इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना, कई बार एडवर्टीजमेंट, इसको हम कैन बी एलोकेटेड इन टाइम रेशियो इफ एडवर्टीजमेंट इज फिक्स्ड इन नेचर। वैसे तो हमने बोला ऊपर एडवर्टीजमेंट को आप क्या करोगे, सेल रेशियो में डालोगे, लेकिन कई बार एडवर्टीजमेंट ना क्या होती है, फिक्स नेचर की होती है, तो उसे टाइम रेशियो में डालोगे। सर कोई एग्जांपल दो फिक्स एडवर्टीजमेंट का। हाँ कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे मान लो मैंने बोला
कि बाहर बोर्ड लगाना है मेरे को, तो मैंने किसी एजेंसी से कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, बाहर बोर्ड लगेगा, हर महीने मुझे उसका रेंट देना है। हाँ, साइन बोर्ड होते हैं जो, ठीक है, वो रेंट पे चलते हैं, ठीक है, उसमें सेल हो या ना हो रेंट तो भरना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं मान लो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट करा रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग करा रहा हूँ, तो वहाँ पर मैं पीरियड सेलेक्ट कर सकता हूँ ना, जब मुझे लगता है मेरा सीजन का टाइम है तो मैं ऐड बढ़ा दूंगा, जब मुझे लगता है कि ऑफ सीजन का टाइम है तो मैं ऐड कम करूँगा। लेकिन जो बोर्ड्स वगैरह है वो मैंने अगर जगह स्पेस ले लिया है एडवर्टीजमेंट के लिए, तो वो मेरा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, तो वो मेरा क्या रहेगा, फिक्स नेचर का रहेगा, उसमें सेल हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। तो उस टाइप के एडवर्टीजमेंट आपकी टाइम रेशो में जाएगी। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो एडवर्टीजमेंट को आप सेल रेशो में डिवाइड करोगे, इसके बारे में क्वेश्चन मेंशन करेंगे कि एडवर्टीजमेंट इज फिक्स्ड इन नेचर या एडवर्टीजमेंट विल बी एलोकेटेड इन टाइम रेशो, वो मेंशन कर देगा, आपको पता लग जाएगा कि क्या करना है। बोलो क्लियर है यहाँ तक? अब आता है कुछ खर्चे वो हमारे होते ही पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड के, जो होते ही कंपनी बनने के बाद है। कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं? अच्छा, इन खर्चों को क्या करोगे, पोस्ट पीरियड में ही डालोगे। जैसे बताओ, कंपनी फॉर्मेशन एक्सपेंस, वो कंपनी का ही है, उससे बिना कंपनी के तो वो खर्चा होगा नहीं। डिबेंचर इंटरेस्ट, क्योंकि डिबेंचर कंपनी इशू कर सकती है, तो डिबेंचर इंटरेस्ट भी कंपनी का ही खर्चा है। डायरेक्टर्स की रेम्यूनरेशन, डायरेक्टर की फीस वगैरह, वो सब कंपनी का ही खर्चा है। शेयर इशू एक्सपेंस, शेयर कंपनी इशू कर सकते हैं, तो शेयर इशू एक्सपेंस भी कंपनी का खर्चा है। अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटर्स क्या होता है, जो एजेंट्स हमारी सिक्योरिटी बिकवाते हैं, तो वो सब कंपनी के लिए ही होते हैं। और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये सब आपके क्या रहेंगे, कंपनी रिलेटेड खर्चे ही रहेंगे। क्लियर है? लेकिन है तो कंपनी के ही ना, है तो कंपनी के, तो कंपनी के पीएनएल अकाउंट में तो जाएगा ना। हाँ, कंपनी के ब्याह पे क्या होता है, प्रमोटर्स पे कर देता है, ठीक है, फिर प्रमोटर्स को बदले में शेयर इशू कर दिए जाते हैं, ठीक है। अगला ऑडिट फीस, इंपॉर्टेंट, ऑडिट फीस। अब ऑडिट फीस डिपेंड करता है कि सर ऑडिट का नेचर क्या है। मान लो ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट है, तो वो सारा का सारा किस में जाएगा, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में जाएगा। होता है ना, कंपनी को स्टैट्यूटरी ऑडिट कराना होता है, ठीक है, सेक्शन 139 से 148 तक तुमने ऑडिट एंड ऑडिटर्स का चैप्टर पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो वो स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है। कंपनी में हर कंपनी को अपना ऑडिट कराना मैंडेटरी होता है, तो उस टाइप की अगर कंपनी ऑडिट फीस है तो वो पोस्ट में जाएगी। लेकिन अगर टैक्स ऑडिट है, टैक्स ऑडिट कहां पर होता है, सेक्शन 44 AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, सेक्शन 44 AB में लिमिट्स लिखी हुई है टैक्स ऑडिट की। तो वो जो लिमिट्स होती है ना, वो टर्नओवर बेस्ड होती है, पीजीबीपी में पढ़ोगे आप ये, तो टर्नओवर बेस्ड लिमिट्स है। तो अगर आपका टैक्स ऑडिट हो रहा है अंडर इनकम टैक्स एक्ट, तो वो टर्नओवर बेस्ड है, तो सेल रेशो में जाएगा। किसमें जाएगा, सेल रेशो में जाएगा। हाँ, ठीक है, बात समझ में आती है? क्लियर है यहां तक? बोलो भाई, यहां तक क्लियर है? उसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन टू वेंडर। सर ये क्या है, इंटरेस्ट क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन टू वेंडर, ठीक है। देखो 1/4/2023, वही एग्जांपल ले रहा हूं, 1/7/23 डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, 31 मार्च 24, ठीक है। अब देखो यहां पर जो पार्टनर थे XY, ठीक है, अब इन्होंने अपना बिजनेस को कंपनी में कन्वर्ट कर लिया, तो वो कंपनी से पेमेंट भी तो लेंगे ना। ये पार्टनरशिप फर्म, अगर ये कंपनी जो है वो इस पार्टनरशिप फर्म को टेक ओवर कर रही है, तो ये कंपनी जो है पार्टनरशिप फर्म को पेमेंट भी तो करेगी। सर किस दिन पेमेंट होनी चाहिए, जिस दिन बिजनेस टेक ओवर किया उसी दिन पेमेंट करो। लेकिन अगर मान लो पेमेंट में हो गया डिले, पेमेंट में हो गया क्या, डिले, तो जितना डिले है उतना डिलेड पीरियड का क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है कि सर जो हमारा डिलेड पीरियड है उसमें जितना प्री पीरियड का है तो उतना इंटरेस्ट का खर्चा प्री पीरियड में डालो, जितना पोस्ट पीरियड का है तो पोस्ट पीरियड में डालो। मान लो पेमेंट हो रही है 1 जुलाई 2023 को, अच्छा पेमेंट कैश में भी हो सकती है, शेयर्स में भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, मैं खाली पेमेंट वर्ड यूज कर रहा हूँ। मान लो पेमेंट हो रही है 1 जुलाई 2023 को, तो यानी कि सारी की सारा इंटरेस्ट जो है वो प्री पीरियड का ही है, तो प्री पीरियड में डाल दो। पेमेंट हो रही है लेट से 30 सितंबर 2023 को, तो क्या होगा, तो सर
3 महीने का इंटरेस्ट तो प्री पीरियड में जाएगा और 3 महीने का इंटरेस्ट क्या जाएगा, पोस्ट पीरियड में जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यही कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन टू वेंडर फॉर द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टू द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब बिजनेस एक्वायर हुआ है वहां से लेकर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तक का जो इंटरेस्ट है उसको प्री में डाल दो, और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद का जो भी इंटरेस्ट है वो सब किस में डाल दो, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में डाल दो। ठीक है, क्लियर है? चैप्टर खत्म। इसमें है ही क्या? हाँ वो क्वेश्चन देखते हैं ना। चलो भाई, कॉन्सेप्ट तो खत्म है इस चैप्टर का। इस चैप्टर में है ही क्या, आपको रेशियो में डिवाइड तो करना है सारी चीजों को। हाँ, अब देखते हैं तुम कितना फ्री फ्री बोल के नंबर खींचते हो इसमें। चलो भाई, इसी चैप्टर का। अच्छा, आओ भाई, आरटीबी नवंबर 23। लो जी, आरटीपी नवंबर 23 ये वाला था। देखो, द पार्टनर्स ऑफ शांति एंटरप्राइज डिसाइडेड टू कन्वर्ट द पार्टनरशिप फॉर्म इनटू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शौर्या प्राइवेट लिमिटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2022। ठीक है ना? However, the company was incorporated only on 1 जून 2022। 1 जनवरी 22 कंपनी कब बनी है, 1 जून 22। The business was continued on behalf of the company and a consideration of 3 lakh was settled on that day along with the interest at 12% per annum। That day मतलब दैट डे मतलब कौन से दिन पे पेमेंट हुई है, 1 जून को ही है। तो सारा का सारा जो इंटरेस्ट होगा वो प्री पीरियड का ही है। ठीक है, द कंपनी अवेल्ड अ लोन ऑफ 450 एट 10% पर एनम ऑन 1 जून टू पे द परचेज कंसिडरेशन एंड फॉर वर्किंग कैपिटल। यहाँ पर कंपनी ने क्या कर लिया, एक लोन भी ले लिया 4.5 लाख रुपए का। किस रेट पे, 10% पे। तो ये सारा का सारा इंटरेस्ट किस में जाएगा, पोस्ट में जाएगा, क्योंकि कंपनी ने लोन लिया। और कितने महीने का इंटरेस्ट होगा, 1 जून से जब हमारी बुक्स क्लोज हो रही है। बुक्स क्लोज कब हो रही है हमारी, 31 मार्च 23। तो पहले तो टाइम रेशो बताओ मुझे, 1 जनवरी से 31 मार्च 23 टोटल महीने कितने हैं, 15 महीने। तो हमारा पीएनएल अकाउंट टोटल 15 महीने का बनेगा। सब 15 महीने का पीएनएल अकाउंट बन सकता है, बन सकता है। पहले साल में कंपनी 15 महीने का पीएनएल अकाउंट भी बना सकते हैं, रिलैक्सेशन होती है। ठीक है, तो 15 महीने का पीएनएल अकाउंट बना, तो 15 में से 1 जनवरी से लेकर 1 जून तक कितने महीने हो गए, 5 महीने। तो 5 महीने हमारा क्या हो गया, प्री पीरियड हो गया, और 10 महीने हमारा क्या हो गया, पोस्ट पीरियड हो गया। तो योर टाइम रेशियो विल बी 5:10, 1:2। यहां तक समझ में आता है? अब अरे नीचे है भाई, पढ़ दो लोग क्वेश्चन पूरा। सेल सीओजीएस, अच्छा सेल लेस सीओजीएस करके जीपी निकाल लो, और जीपी को डिवाइड करना, सेल सीओजीएस को अलग अलग डिवाइड मत करना, जीपी को डिवाइड करना। कितना आ रहा है जीपी, 3,96,000। 396 का हमारा क्या है, जीपी है। ठीक है, अब बस अब आप डिवाइड कर दो। बताओ, डिस्काउंट टू डीलर्स, डीलर को डिस्काउंट दिया, किस रेशो में डालोगे, सेल रेशो। डीलर कौन होते हैं, डीलर कौन होते हैं, डीलर वो है जिससे हमने खरीदा है या जिसको हमने बेचा है, जिसके थ्रू हम सामान बिकवा रहे हैं, एजेंट्स। तो एजेंट्स को तुम डिस्काउंट दे रहे हो तो सेल रेशो में तो डालोगे। एजेंट्स को डिस्काउंट दो या कमीशन दो, सब कुछ सेल रेशो में ही आएगा। डायरेक्टर रेम्यूनरेशन किस में जाएगा, पोस्ट। सैलरी टाइम रेशो, फिक्स खर्चा है। रेंट
इंटरेस्ट, हाँ कि सर यहाँ इंटरेस्ट को आपको चेक करना पड़ेगा इस इंटरेस्ट में क्या क्या है, ठीक है। तो इंटरेस्ट के दो हिस्से बनेंगे, देखो पहले तो ये 3 लाख पे 12% कितने महीने का, 5 महीने का, तो 3 लाख पे 12% 5 महीने का कितना हो गया, 15,000। और 4.5 लाख का कंपनी ने लोन लिया था, तो 4.5 लाख का 10% 10 महीने का, एक मिनट गलती होगी, 5/12 नहीं 5/15, 12,000, और ये हो जाएगा आपका 10/15 कितना, 30,000। तो ये कितना है सर, ये तो 42,000 ही आया, तो बाकी 52,500 मेरे हिसाब से टाइम रेशियो में होना चाहिए, बाकी इंटरेस्ट को, बाकी अभी देखते हैं पीछे क्या कह रहा है, ठीक है। डेप्रिसिएशन टाइम रेशो, ऑफिस एक्सपेंस टाइम रेशो, सेल प्रमोशन सेल रेशो, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस टू बी रिटर्न ऑफ इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ पोस्ट, अगर पहले साल में राइट ऑफ कर देना तो पूरा का पूरा पोस्ट में डाल देना। आगे देखो, सेल फ्रॉम जून 22 टू दिसंबर 22 वर 2.5 times of the average sales, which further increased to 3.5 times in January to March quarter. तो let average sale per month be X। तो प्री पीरियड में सेल कितनी हो जाएगी, प्री पीरियड 5 महीने का था, ठीक है, तो 5x हो गई, बोलो यार, प्री पीरियड 5 महीने का तो 5x हो गई, ठीक है। पोस्ट पीरियड में वो कह रहा है कि जून से लेकर दिसंबर तक जो सेल है ना वो होगी 2.5, तो 2.5x इंटू कितने महीने, जून से लेकर दिसंबर तक 7 महीने, 7 महीने की 2.5x कितनी होगी आपकी, 17.5x, और बाकी 3 महीने की कितनी होगी 3.5x, 3.5x इंटू 3 10.5, तो टोटल कितनी होगी आपकी 27.5x, अच्छा 28 होगी सर, 28x। तो सेल रेशो मेरे हिसाब से 5:28 बन रही है, यही बनेगी, समझ में आ गया 5:28 कैसे है, ठीक है। कंपनी रिक्रूटेड एडिशनल वर्क फोर्स टू एक्सपेंड द बिजनेस, द सैलरी फ्रॉम जुलाई 22 डबल्ड, ठीक है। अब सैलरी में आपको डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं इसको एलोकेट करना पड़ेगा, कैसे एलोकेट करोगे, देखो हाँ सैलरी कितनी है आपकी 45,000 15 महीने की, तो पर महीने सैलरी कितनी होगी 3,000, ठीक है। तो प्री पीरियड की सैलरी कितनी रहेगी आपकी 3,000 इंटू 5 15,000, नहीं समझ में आया, पर महीने की सैलरी कितनी है 3,000 रुपये, प्री पीरियड के कितने महीने हैं 5 महीने, तो 3,000 इंटू 5 15,000 ही तो प्री पीरियड की सैलरी हुई, क्यों गलत आएगा, अरे करने दो मुझे पूरा। अब पोस्ट में आ जाओ, पोस्ट में वो कह रहा है कि जुलाई से डबल हुई है, जबकि हमारा पोस्ट जून से ही शुरू हो गया था, पोस्ट तो हमारा जून से शुरू हो गया था, सैलरी हमारी क्या हुई है जुलाई से डबल हुई है, ठीक है, लेकिन हमारा जो पोस्ट पीरियड था वो तो जून से ही शुरू हो गया था, तो जून की सैलरी तो 3,000 हो गई, बाकी टाइम में बढ़ा के होगी सैलरी, क्यों गलत है, एक मिनट रुको, यार एक काम करो ना, ये बड़ी हुई सैलरी है, राइट राइट आप सही कह रहे हो, लेट सैलरी को हमने वाई मान लिया, ठीक है, तो प्री पीरियड की सैलरी कितनी हो जाएगी 3y 5y। अब पोस्ट पीरियड के आ जाओ, पोस्ट पीरियड में पहले महीने तो y ही है प्लस उसके बाद क्या होगी 2y इंटू कितने महीने जुलाई से लेकर मार्च 9 मंथ्स, तो हो गया 18y, तो 18 19y हो गया,
तो सैलरी को डिवाइड करोगे 5:19 की रेशियो में, ये होगा मेरे हिसाब से करके देखो। $9375 तो प्री में आ जाएगी और बाकी पोस्ट में जाएगी 35625, मेरे हिसाब से तो ये होगा। अब बाकी अभी चेक करते हैं, आंसर चेक करते हैं। यही है, अब समझ में आया कैसे किया मैंने? अरे बोलो हाँ है ना। देखो इस चैप्टर में मैं क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा, ऐसे क्वेश्चन कराने लग गया तो एक ही क्वेश्चन हो पाएगा हमारा, ठीक है। बस यहाँ कैलकुलेशन ही तो देखनी है ना आपको। उसके बाद वो क्या कह रहा है, उसके बाद वो कह रहा है कि जो हमारी रेंट है, रेंट भी हमारा क्या हुआ, मंथली रेंट, द कंपनी एक्वायर्ड एडिशनल शोरूम एट अ मंथली रेंट ऑफ 5000 फ्रॉम जुलाई 22, ठीक है। तो रेंट पे आ जाओ, रेंट टोटल कितना है 67,500 का। जुलाई से कंपनी ने एडिशनल स्पेस लिया, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि 67,500 में से पहले तो एडिशनल स्पेस का हटा दो। एडिशनल स्पेस कितना है 5,000 इंटू जुलाई से लिया तो कितने महीने हो गए 9 मंथ्स, तो 45,000, तो कितना हो गया आपका, लेस करोगे 22,500, तो 22,500 को तो टाइम रेशियो में डिवाइड करो, 22,500 को तो टाइम रेशियो में डिवाइड करो 1:2 में, ठीक है। और ये पूरा 45,000 रुपये ये पोस्ट में डाल दो, क्योंकि एडिशनल स्पेस तो तुमने जुलाई में लिया ना, तो पोस्ट पीरियड में जाएगा। तो 22,500 को टाइम रेशियो में 7,500 और 15,000, तो 7,500 तो प्री पीरियड का रेंट है और पोस्ट का हो जाएगा 15,000 प्लस 45,000, 60,000। हाँ 7,500 प्री पीरियड का है और 60,000 रुपये आपका पोस्ट पीरियड है, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द P&L अकाउंट शोइंग अपॉर्चनमेंट ऑफ कॉस्ट बिटवीन प्री एंड पोस्ट पीरियड। आया समझ में क्वेश्चन? बढ़िया क्वेश्चन था ये तो, होगा 10 नंबर का। ये RTP से उठाया मैंने, अभी वाले RTP से। आओ देखें एक बार सॉल्यूशन इसका। एक दो पॉइंट हमें कंफर्म करने थे ना, कौन से वाले? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में बैलेंस इंटरेस्ट का देखना है ना, हमें क्या करना है। लो जी, जीपी आ गया आपका, ठीक है। अब उसके बाद जीपी से शुरू किया, डिस्काउंट, ऐसे भी बना सकते हो, इसे रेशियोज, वैसे अपने वाला सबसे बढ़िया रहता है। डिस्काउंट ये सेल रेशियो हो गया अपना, डायरेक्टर रेम्युनरेशन आ गया, सैलरी पे देखो यही आ गई थी हमारी फिगर, रेंट पे भी यही आ गई थी हमारी फिगर। इंटरेस्ट देखो हमारा क्या था, 15,000 तो मुझे लग रहा है ठीक था हमारा। ये अच्छा, हमने यहाँ पर क्या करा, 15 नहीं है 12 आएगा। 12 क्यों आएगा? क्योंकि इंटरेस्ट का रेट तो पर एनम है, तो पर एनम तो 12 महीने ही होता है ना। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, 12 का देखो, 12 का तो वो तो इंटरेस्ट का रेट जो है वो तो 12 महीने के हिसाब से ही होगा ना, वो थोड़ी ना 15 महीने के हिसाब से होगा। रेट तो 12 महीने के हिसाब से ही होगा। तो ये आपका 12,000 रुपये तो प्री पीरियड का ही हो गया, हाँ 15,000 रुपये प्री पीरियड का हो गया, और बाकी सारा का सारा पोस्ट में डालोगे। वो अगर होता नहीं, क्वेश्चन में गिवन नहीं होता तब होता, ठीक है। यहाँ तो उसने अलग अलग कर दिया ना, और बचा कुछ है ही नहीं।
देखो ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा अगर आप इंटरेस्ट वाले पे आओगे कुछ इस तरीके से। इंटरेस्ट टोटल कितना है 45,000, ठीक है। 45 में से जो आपका प्री पीरियड का है, प्री पीरियड का कैसे निकाला आपने, 3 लाख का 12%, क्योंकि रेट हमारा पर एनम होता है, इंटू 5 महीने का 5/12 कितना हो गया आपका 15,000, ठीक है। नहीं 45 नहीं था ना, कितना था फिगर बताना, इंटरेस्ट की कितनी 52,500, तो बचा कितना 37,500। ये सारा का सारा पोस्ट का होगा। देखो पोस्ट का कैसे होगा, देखो ना 4.5 लाख का 10% कितने महीने का, देखो 12 में से 5 महीने तो यहाँ चले गए, तो पहले तो 7 महीने का एक लगा लो, फिर 4.5 लाख का 10% अगले 3 महीने का भी लगा लो, तो बात तो 10 महीने ही आ गई। क्योंकि कंपनी तो 15 महीने चली है ना, इंटरेस्ट का रेट भले ही 12 महीने का है, लेकिन कंपनी 15 महीने चली है तो उसे 15 महीने का तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 15 में से 5 महीने तो यहाँ चले गए और बाकी 10 महीने तो बचे हमारे। आया समझ में, यस और नो? छोड़ दो इसे, क्वेश्चन को स्किप कर दूं, बाकी तो हो जाएगा, सारे पॉइंट डिस्कस हो गए हमारे। अरे नहीं कर लो यार। मई 23 क्वेश्चन का लेवल देख लेते हैं। मई 23 ये रहा आरटीपी मई 23। मैसर्स न्यू वेंचर, ये तुम्हें जितना तुम इसको इजी समझते हो ना, डेफिनेटली बच्चा इसमें गलती करके आता है कोई ना कोई, क्योंकि देखो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है तो रेशो में गड़बड़ी कर दोगे आप लोग, और रेशो में गड़बड़ी करने से सारा काम खराब। यार जब रेशो ही गलत निकल गई तो सारे स्टेप ही तो गलत होते चले जाएंगे। मान ले तो क्वेश्चन में सेल रेशो ही गलत निकाला है, सेल रेशो ही गलत निकाला है तो सब कुछ ही गलत होता चला जाएगा, फिर मिलेगा ही क्या नंबर। वो फॉर्मेट बनाने के नंबर 1-2 नंबर ले लो, बस हो गया काम। 1-2 एडजस्टमेंट टाइम रेशो की ज़्यादा होती ही नहीं है, बस 2-4 10 में से 2-4 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो करो ढंग से करो। तो इस चैप्टर की भी सुनना मेरी बात, इस चैप्टर की भी प्रैक्टिस करा करो। मैसर्स न्यू वेंचर हु वाज कैरिंग ऑन बिजनेस फ्रॉम 1 जून get itself incorporated as a company on 1 October and the first accounts are drawn up to 31 मार्च। ये लोग 31 मार्च 22 को बुक्स क्लोज हो रही हैं और 1 जून से बिजनेस टेक ओवर हुआ है और कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई है 1 अक्टूबर 2021। देखो यही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। तो हमारा अकाउंटिंग पीरियड यहाँ पूरा 12 महीने का नहीं है, कितने महीने का ये 1 जून से 31 मार्च कितने महीने का हुआ, 10 महीना हो गया ना। 10 महीने में से 4 महीने आपके प्री हो गए और 6 महीने पोस्ट हो गए, हो गया काम। क्यों मार पिटाई कर रहे हो? जीपी इज 120, 120 को सेल रेशो में डिवाइड करो, ठीक है। 120 को सेल रेशो में डिवाइड करो, ओके। एक काम करते हैं, एडजस्टमेंट्स पढ़ लेते हैं। गिव द स्टेटमेंट शोइंग प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, द नेट सेल आर 20 लाख, the monthly average of which for the first 4 month is 1/2 of the remaining period। ये easy हो गया पॉइंट। हाँ वो कह रहा है पहले 4 महीने की जो सेल है ना, एवरेज सेल जो है वो अगले 6 महीने की एवरेज सेल के आधी है, ठीक है। तो लेट अगर एवरेज सेल x है, ठीक है, तो पहले प्री पीरियड की जो सेल होगी वो कितनी होगी 0.5x, 4 महीने के हिसाब से कितनी होगी आपकी 2x, और पोस्ट पीरियड आपका कितना है 6 महीने का है, तो x इंटू 6 6x, तो रेशो विल बी 1:3। ईजी हो गया। तो पता दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत ये आती है कि जो हमारी सेल चेंज हुई है, आधी हुई है, डबल हुई है, ट्रिपल हुई है, उसमें कुछ पोस्ट का भी पीरियड हो, फिर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि कितने प्री हैं और पोस्ट में कितना सेम पे रहेगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ऐसे भी तो क्वेश्चंस होते हैं ना। कंपनी ऑन द यूनिफॉर्म प्रॉफिट, इंटरेस्ट एंड टैक्स में भी इग्नोर, ठीक है। अब देखो, अब रेशोज बता दो, कुछ है ही नहीं इसमें। तो जनरल एक्सपेंस टाइम रेशो 4:6, डायरेक्टर फीस 24,000 पर एनम,
12 महीने की है तो तुम्हें 10 महीने की निकालनी है। हाँ सॉरी 6 महीने की पोस्ट पेड 6 ये पूरी नहीं जाएगी पोस्ट की, ये 24,000 तो आपकी 12 महीने की है, तो आपकी 6 महीने की कितनी, 12,000, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस 4,000 रुपये सारा पोस्ट। रेंट अप टू 31 दिसंबर 6,000 पर एनम विच वॉज इंक्रीज टू 8,000 पर एनम, ठीक है। तो रेंट पे आ जाओ, रेंट 1 जून से 31 दिसंबर तक आपका कितना है, 6,000 पर एनम, ठीक है। तो पहले मंथली निकाल लो, कितने महीने का हो गया आपका ये 500 रुपये हो गया। 500 में से इसमें से प्री पीरियड का कितना हो गया, 500 इंटू 4 2,000 रुपये। और पोस्ट, इसमें से पोस्ट कितना हो गया, 500 इंटू निकाल लो ना, 3 महीने का नहीं 4 हुए ना, हाँ अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का, 3 महीने इंटू 500 तो 1,500 हो गया। एक तो ये ले लो आप फिगर, और दूसरा वो कह रहा है उसके बाद 8,000 रुपये पर एनम हो गया, उसके बाद 8,000 ले लो सारा, 8,000 पर एनम डिवाइडेड बाय 12 इंटू कितने महीने हो गए पोस्ट पीरियड के, 3 महीने रह गए ना, तो 3 महीने कितना हो गया 2,000, तो टोटल कितना हो गया 3,500, ठीक है। तो 3,500 और 2,000, हम्म 8,000 का कहाँ से हो गया रेंट भाई, वो तो पर एनम दे रखा है ना, वो तो पर एनम है ना, तो रेंट का खर्चा तो इतना ही होगा ना, 2,000 और 3,500, ठीक है। चेक कर लेना एक बार, कैलकुलेशन भी देख भी लेंगे। देखो कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, इस चैप्टर में कैलकुलेशन मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तुम अपने हिसाब से भी चला सकते हो। सैलरी ऑफ द मैनेजर हु अपॉन इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी वॉज मेड डायरेक्टर 12,000 पर एनम, हिज रेम्युनरेशन एज डायरेक्टर इज इंक्लूडेड इन द अबव फिगर ऑफ फीस टू डायरेक्टर्स। अब देखो यहां पर पंगा आ गया, ये इससे लिंक हो गया पॉइंट, इसमें क्या लिंक हो गया, वो कह रहा है कि एक मैनेजर है उसकी सैलरी कितनी है 12,000 रुपये पर एनम, ठीक है। तो 12 से डिवाइड करोगे तो उसकी सैलरी कितनी है 1,000 रुपये पर मंथ, तो प्री पीरियड की सैलरी कितनी होगी 4,000 रुपये, और पोस्ट पीरियड की सैलरी कितनी होगी उसकी 6,000 रुपये। पोस्ट पीरियड में वो डायरेक्टर बन गया तो उसे 6,000 रुपये जो है वो इसमें इंक्लूडेड है, ये जो 12,000 की हमने फिगर निकाली थी, ठीक है। तो इस 12 में से 6 तो यहाँ चले जाएंगे और बाकी 6 पूरे के पूरे पोस्ट में जाएंगे। आई बात सुन, जो डायरेक्टर फीस है वो आप दिखाओगे सिर्फ 6,000 रुपये पोस्ट में, और बाकी इस 12,000 में से 6,000 तो ये वाली फिगर है, फिर आप सैलरी को डिवाइड करोगे ना तो 4,000 रुपये अपना प्री और 6,000 रुपये पोस्ट। नहीं आया समझ में, तरीका तो अपना होगा ही है, ठीक है। देखो टोटल हमने जो डायरेक्टर को सैलरी दी है वो दी है 10,000 रुपये की, क्योंकि 12,000 रुपये पर एनम है, तो 10 महीने की 10,000 रुपये होगी ना, 10 में से 4,000 तो प्री पीरियड की होगी, 6,000 रुपये पोस्ट पीरियड की होगी, लेकिन वो कह रहे हैं ये 6,000 रुपये ऊपर डायरेक्टर फीस में इंक्लूडेड है, तो यहाँ तो सिर्फ या तो 4,000 रुपये दिखा दो, बाकी पूरी डायरेक्टर फीस ऊपर दिखा दो, या डायरेक्टर फीस को कम करके यहाँ पर 6,000 दिखा दो, एक ही बात, नहीं तो डबल डबल थोड़ा ना दिखाओगे। अच्छा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 5,000 परटेन्स टू इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस खाली कंपनी का तो पोस्ट में जाएगा। बैड डेट्स 4,000 रुपये, ये हमारा सेल रेशो, इसमें ना एक रिकवरी ऑफ बैड डेट्स का भी पॉइंट आता है, वो भी अच्छा है, वो डिपेंड करता है कौन से पीरियड से रिलेटेड बैड डेट्स थे, अगर पुराने पीरियड की रिकवरी हुई है वो सारे रिकवरी आपकी प्री में जाती है, हाँ वो ज़्यादातर प्री में आती है। अब देखें इसका सॉल्यूशन, बाकी आप मैच कर लेना, करके देखना आपको सॉल्यूशंस, अभी करके देखना मतलब क्लास के बाद।
देखो ये हमने देख लिया था, जीपी हो गया था, जनरल एक्सपेंस हो गया था, डायरेक्टर फीस देखो 12,000 रुपये, ये इसने पूरी यहाँ पर ही ले ली। सैलरी में देखो सिर्फ 4 लिया। या तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर 6 करते और यहाँ पर 6 करते, ये भी कर सकते हो, बात तो एक ही है। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन 4,000 में आ गए। रेंट यही आया था देखो 2,3500, यही आ रही थी फिगर। एडवर्टीजमेंट हमारा 5,000 रुपये हो गया, बैड डेट्स हमारा 1,000-3,000 रुपये। ये इजी था लग रहा है, वो पर एनम दे दिया था हर बार, लेकिन इसकी वेटेज कम होगी, ये छोटा है, ये आपका 5 या 8 नंबर में, 8 नंबर तक का कह सकते हो, कैलकुलेशंस भी है ना। अब नवंबर 22 आरटीपी, नहीं वो तो अगर ट्रीटमेंट मांगा होगा तभी डाल देना। क्वेश्चन नंबर 4, बताओ कोई है इसमें पॉइंट? अरे नहीं सेम नहीं है, बट कुछ है नहीं इसमें खास, पढ़ लेते हैं फिर भी। The promoters of Shiva Limited took over on behalf of the company a running business with effect from 1st April 21। ठीक है, the company got incorporated on 1st August 2021। The annual accounts were made up to 31 मार्च 22। ठीक है, 1/4/21, 31 मार्च 22, कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई है? 1 अगस्त 21। तो टाइम रेशियो कितनी हो जाएगी अप्रैल से अगस्त तक? 4 महीने हो गए ना। ठीक है, 4:1:2, विच रिवील दैट सेल फॉर होल ईयर टोटल 24 लाख, आउट ऑफ विच सेल टिल 31 जुलाई वर 6 लाख। ये भी सिंपल हो गया, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं। अगर 31 जुलाई तक सेल है 6 लाख, उसके बाद बाकी होगी आपकी 18 लाख, 1:3 सेल रेशो। ये तो बेवकूफ वाला क्वेश्चन है। सैलरी टाइम रेशो क्या हो गया? रेंट रेट्स टाइम रेशो, सन्डी ऑफिस टाइम रेशो, ट्रैवलर्स कमीशन सेल रेशो, डिस्काउंट अलाउड सेल रेशो, बैड डेट्स सेल रेशो, डायरेक्टर फीस, टैक्स ऑडिट, अरे टैक्स ऑडिट सेल रेशो, टैक्स ऑडिट टर्नओवर बेस्ड होती है, डेप्रिसिएशन टाइम रेशो, डिबेंचर इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कर लेना। ठीक है, आरटीपी में 22, ये अभी हमने क्वेश्चन किया बिल्कुल सेम है, फिगर्स भी सेम है। देखो 2.5 टाइम्स, 3.5 टाइम्स। ठीक है, ये आप अभी सॉल्व करना है, अभी अभी तुरंत क्लास खत्म होने के बाद, करे बिना जाना मत। ठीक है, मोमोज बाद में खा लेना, मोमोज से जरूरी पेपर है। तो बहाना भी क्या कह रहा है, कह रहे मोमोज खाने जाना है, शर्म भी नहीं आती यार ये बोलते। नवंबर 22 सजेस्टेड आंसर में देखो, क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा एक बार। कैसे कैसी बात है, ये रहा ना, नहीं ये तो इन्वेस्टमेंट है। नहीं था, मैंने वो बनाया था ना एबीसी, उसमें मिल जाएगा। प्री पोस्ट मई 23 में आया था, नवंबर 22 में नहीं आया था, तो मई 23, मई 22, हाँ ठीक है, बाकी सब में आ रहा है, मई 22 में आया हुआ है। नहीं है ना, मैंने डाला तो है। हाँ लेकिन बड़ा आने के चांस नहीं है, क्योंकि बड़े ना लगातार देखो 12, 20, 10 आ गए, उससे पहले 5 का भी आता था। तो इस बार मुझे लगता है सिंपल सा ओवर सा क्वेश्चन देंगे। हाँ छोटा सा इजी सा, बट देखते हैं इंस्टीट्यूट क्या करता है, भरोसा नहीं है। मई 22
मे 22 में 20 नंबर का क्वेश्चन में क्या है ऐसा? काफ़ी सारी चीज़ें होंगी ना, इसलिए बड़ा कर दिया होगा। ठीक है, अरे डरा मत करो क्वेश्चन की लेंथ देखते हुए। मैंने तुम्हें एक पॉइंट बोला था कि प्रैक्टिकल नहीं, प्रैक्टिकल चैप्टर्स में क्या क्या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करते हुए तुम क्या क्या दिक्कतें फेस करते हो, वो लिखे हैं 4-5 पॉइंट्स। और थ्योरी में हाँ, ये सबसे बड़ा मेन दिक्कत होती है बड़े क्वेश्चन में। बड़े क्वेश्चन जितने लेंदी क्वेश्चन होंगे ना उतने आसान होते हैं, ये कंफर्म है। क्योंकि इंस्टीट्यूट इतनी आपके साथ वो नहीं करेगा कि क्वेश्चन भी लेंदी दे दिया और मुश्किल भी दे दिया। लेंदी क्वेश्चन हमेशा आसान होंगे। तुम लेंथ देख के घबराते हो, लेंथ देख के कभी नहीं घबराना चाहिए। अब कॉस्टिंग का सब्जेक्ट है, कॉस्टिंग में तो होते ही बड़े क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है। तो वही तो कह रहा हूँ, तो लेंथ देख के घबराओगे तो फिर कैसे बात बनेगी। अब टैक्स है, टैक्स के क्वेश्चन तो छोटे होते हैं। एक छोटा सा कैपिटल गेन है, एक पैराग्राफ के, एक छोटा सा कैपिटल गेन का एक पैराग्राफ का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन उसमें कितने पॉइंट्स डल सकते हैं, हिला देगा वो क्वेश्चन। समझ रहे हो मेरी बात? चलो कोई बात नहीं, अच्छी यार, तुम्हारा फायदा ही है और क्या। चलो भाई कूल हो जाओ। कूल लिमिटेड वॉज फॉर्म्ड टू टेक ओवर द रनिंग बिजनेस ऑफ फायर एंटरप्राइज विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 21 एंड द कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अगस्त 21 एंड द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस वॉज रिसीव्ड ऑन 1 अक्टूबर 2021। अब ये पॉइंट आ गया, सीओआई देखना है या सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट देखना है? अब आजकल एक नया रूल आ गया, आपको पता होगा कंपनी लॉ में, कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट भी लेना पड़ता है। तो कंपनी कब एग्जिस्टेंस में आई? सीओआई से आई या सीओसी से आई? सीओआई से आई। ठीक है ना? नो एंट्रीज रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस वर एंटर्ड इन द बुक्स एंड विच वर कंटिन्यूड टिल 31 मार्च 2022। फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बुक्स ऑन 31 मार्च 2022। एक अप्रैल 21, 31 मार्च 20। टाइम रेशो बताओ क्या होगी? 4 और 8। देखो पहले तो ये चेक कर लो। दो 1 अगस्त 21 को तुम्हें मिला सीओआई और 1/10/21 को तुम्हें क्या मिला? सीओसी। ठीक है, ये मेरे लिए रेलिवेंट ही नहीं है डेट। ठीक है, तो मेरे लिए चाहिए मुझे 4 महीने और 8 महीने। तो नहीं, मैंने लिख के दिखा दिया ना तुम्हें नॉलेज के लिए। ठीक है, तो 4 और 8 1:2 इज योर टाइम रेशियो। ठीक है, आधे बच्चे तो यहीं कंफ्यूज हो गए होंगे कि सीओसी सीओआई। सीओसी जिसने लिया उसका क्वेश्चन गलत होता चला गया, पूरा तो नहीं, मतलब काफी हद तक गलत हो गया, क्योंकि फिर इस पे डिपेंडेंट है सेल रेशियो भी। ठीक है, तो ये है सीए एग्जाम्स की ब्यूटी। 19-20 और 15-54, तो यहां से आप जीपी निकाल लो, जो भी आएगा आपका जीपी। $366 का जीपी है। अब बाकी अब खर्चों को डालो। देखो, रेंट जनरली टाइम रेशो, लेकिन कोई ना कोई एडजस्टमेंट पाएगी। सैलरी जनरली टाइम रेशो, एडजस्टमेंट होगी जरूर। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, ट्रैवलर्स कमीशन नहीं है, टाइम रेशो। डेप्रिसिएशन जनरली टाइम रेशो। कैरेज आउटवर्ड
सेल रेशो, प्रिंटिंग स्टेशनरी टाइम रेशो, एडवर्टीजमेंट जनरली सेल रेशो, बाकी डिपेंड करता है, मिसलेनियस एक्सपेंस टाइम रेशो, डायरेक्टर फीस पोस्ट, एंटी रेम्यूनरेशन, बैड डेट्स। अब तुम एक चीज देखो, तुम्हें लग रहा है क्वेश्चन लेंथी है, लेकिन इससे पहले जो हम क्वेश्चन कर रहे थे जहां पर एनम था और आपका डिवाइड करना था, रेंट वेंट की थोड़ी ट्रिकी एडजस्टमेंट्स भी थी, वो छोटे क्वेश्चन थे लेकिन दिक्कत थी ना। अब यहाँ तो सीधी सीधी दे रही है, जिसमें क्वेश्चन 15 महीने का था या 10 महीने का था, वो ज़्यादा मुश्किल थे। इससे तुम पढ़ोगे ना इजी है, इसमें सीधा 12 महीने का काम दे रखा, बस एक पॉइंट स्टार्टिंग में ही डाल दिया इन्होंने, सही निकल गई ना। जहां पर 15 और 10 महीने, वहां पर हर पॉइंट में तुम्हें चेक करना पड़ेगा, समझ रहे हो। कमीशन एंड ब्रोकरेज टू सेलिंग एजेंट सेल रेशो, ऑडिट फीस डिपेंड करता है, ऑडिट का नेचर क्या है, डिपेंड करता है ना। ऑडिट ये टैक्स ऑडिट है, कंपनी ऑडिट है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, वैसे साइलेंट है तो पोस्ट, देन कंपनी ऑडिट। एजम्पशन ये नहीं है पोस्ट, एजम्पशन ये है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमारा ये ऑडिट कंपनी ऑडिट है। इंटरेस्ट टू डिबेंचर पोस्ट, इंटरेस्ट टू वेंडर ये हमें एक्चुअल देखना पड़ेगा। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ पीसी देखना पड़ेगा कब पे हुई है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, अंडरराइटिंग कमीशन पोस्ट। फिक्स असेट्स, सर ये तो एक्सपेंस है ही नहीं। करंट असेट्स एक्सपेंस है ही नहीं। कैपिटल एक्सपेंस है ही नहीं। करंट लायबिलिटी एक्सपेंस है ही नहीं। डिबेंचर्स एक्सपेंस फालतू नहीं। यहाँ पर पता चला किसी ने इसको भी डिवाइड कर दिया, जो बेवकूफ़ वाली हरकतें करेगा वो इसको भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये खर्चे नहीं, एसेट लायबिलिटी हैं, समझ रहे हो। अब क्वेश्चन में तुम्हें मांगा क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर P&L स्टेटमेंट इन कॉलमनर फॉर्म। अब देखो यहाँ पर शेड्यूल 3 की मांग है, तो आपको P&L स्टेटमेंट ऐसे बनाकर आनी पड़ेगी कॉलमनर 2। तो शेड्यूल 3 का आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट बनाकर आना पड़ेगा। तो इसमें इन्होंने क्या करा, आपको ये हेडवाइज डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको शेड्यूल 3 देखना पड़ेगा। शोइंग एलोकेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट, ठीक है। बस क्या करना है, कुछ नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर तुम्हें स्टेटमेंट ऑफ P&L का फॉर्मेट याद है तो वहां पर 2 कॉलम ही तो बनाने हैं, प्री और पोस्ट, बस। और स्टेटमेंट ऑफ P&L का फॉर्मेट तो बहुत आसान होता है, इसमें ज़्यादा आइटम्स होती ही नहीं है। बैलेंस शीट थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बैलेंस शीट में आइटम ज़्यादा है। नहीं ये आसान है यार, इसमें तो कुछ होता ही नहीं है। अच्छा ध्यान रहे, अब हमें यहाँ पर शेड्यूल 3 के हिसाब से स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाना है तो जीपी से शुरुआत नहीं कर सकते, हमें रेवेन्यू और COGS चाहिए, ठीक है। तो रेवेन्यू और COGS के लिए आपको नोट्स चाहिए होंगे, सेल रेशो और दोनों का आपको डिवाइड करोगे। अच्छा इसमें पॉइंट अच्छे हैं। पहला पॉइंट, टोटल सेल्स फॉर द ईयर अरोज इवनली अप टू द डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, देयर आफ्टर दे स्पर्टेड टू रिकॉर्ड एन इंक्रीज ऑफ 2/3 ड्यूरिंग रेस्ट ऑफ द ईयर। समझ गए? स्पर्टेड मतलब होगा कि उन्होंने देखा, स्पॉटेड बोल लो, इतना तो तुम यार वर्ड पढ़ के मतलब समझोगे ही। देखो वो कह रहा है यहां से, सुनो मेरी बात, यहां से यहां तक कमेंसमेंट तक की बोली है उसने, सेल सेम है, उसके बाद क्या होगी आपकी 2/3 हो गई, तो लेट सेल बी x। तो प्री पीरियड की सेल कितनी होगी, प्री पीरियड है 4 महीने का, 4x। और पोस्ट की कितनी हो जाएगी, पोस्ट में 2 महीने तो ये वाले ही हैं, 2 हो गए ना ये आपके, 2 महीने तो ये वाले हैं, तो 2x प्लस अगले आपके 6 महीने 2/3x। तो कितना हो गया आपका, इसको सॉल्व करो,
2 4 4 6 6x, ठीक है। तो सेल रेशियो इज 2:3 नहीं है, ठीक है। बट मेरे ख्याल से यार सेल रेशियो 2:3 तो ले नहीं रहा ये। हाँ ठीक है, पॉइंट समझ में आया। यहाँ पर 2/3 टाइम्स नहीं बोला, उसने बोला 2/3 से बढ़ गई, यानी कि इंक्रीज कितना हो गया आपका x प्लस 2/3x 5/3x। अब 5/3x को मल्टीप्लाई कर दो 12 1:3, ये समझ गए पॉइंट। वो कह रहा था 2/3 टाइम्स नहीं हुई, हमने 2/3 टाइम्स ले लिया था। वो कह रहा है देयर आफ्टर दे स्पॉटेड द इंक्रीज ऑफ 2/3, यानी अगर पहले मान लो 100 थी तो अब कितनी होगी 100 प्लस 2/3 ऑफ 100, सीधा 2/3 ऑफ 100 नहीं हुआ, उतने से बढ़ गई, तो वो तो रहेगी उतना, बाकी 2/3 और इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। ये पॉइंट अच्छा हो गया। इससे भी अच्छा पॉइंट अगला है, the company deals in one type of product, the unit cost of goods sold was reduced by 10% since 1st August 21 as compared to pre-incorporation period। अगर COGS 10% रिड्यूस होगी, यानी कि अगर मान लो पहले COGS 100 थी, अब होगी 90, ठीक है। अब मुझे बताओ इससे फर्क क्या पड़ेगा, जीबी बढ़ेगा, ठीक है। तो सेल रेशियो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 100 और 90, तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, देखो COGS प्री एंड पोस्ट कैन बी, COGS प्री इनकॉर्पोरेशन में मान लो 100 है, पोस्ट में कितनी होगी आपकी 90 होगी। सेल रेशियो अगर हमने 1:3 लगाई है तो COGS रेशियो कैसे आएगी, यही तो आएगी 100 × 1 90 × 3। नहीं समझ में आया, सेल रेशियो 1:3 है, यानी कि प्री पीरियड में सेल हुई है 1 तो पोस्ट पीरियड में हुई है 3, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली COGS भी तो चेंज हो जाएगा। अगर सेल प्री पीरियड में 1 हुई है तो कॉस्ट भी तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे, और पोस्ट पीरियड में सेल हुई है अगर 3 आइटम्स जिसकी कॉस्ट है 90, तो 90 × 3 तो करोगे, तो रेशियो क्या बन जाएगी 10/27। ये पॉइंट मस्त है, ठीक है, समझ गए, क्योंकि COGS की वजह से हमारा रेशियोज में फर्क पड़ेगा। सर अगर मान लो ये पॉइंट नहीं होता तो मैं COGS को भी फिर सेल रेशियो में डिवाइड करता, लेकिन प्राइस अगर रिड्यूस हो गया तो हमारी रेशियो भी तो चेंज होगी ना। प्राइस रिड्यूस की वजह इंक्रीज भी हो सकता है, मान लो कहता है कि 10 रुपये बढ़ गया, तो 100 × 1 होता, फिर 110 × 3 होता। समझ गए पॉइंट या नहीं, ठीक है। रेंट ऑफ ओल्ड ऑफिस बिल्डिंग was increased by 20% since 1st November 21. It also had occupied additional space from 1st July for which rent was 6,000 per month. हाँ 1st जुलाई से लिया इन्होंने एडिशनल रेंट, पोस्ट में नहीं आएगा ना सारा, 1 महीना प्री में भी आएगा। रेंट का खर्चा कितना है, ये रहा 80,000। देखो 80,000 में से पहले तो एडिशनल स्पेस का हटा दो, एडिशनल स्पेस का कितना कह रहा है वो 6,000 रुपये पर मंथ है। 1st जुलाई से लिया तो कितने महीने का हो गया आपका, 9 महीने का हो गया, 54,000। 26,000, ठीक है, ओके। अब रेंट को प्री और पोस्ट, एडिशनल स्पेस की बात करूं तो 6,000 × 9, इसमें से 1 महीना तो प्री है, 1st जुलाई से रेंट हमने एडिशनल स्पेस लिया ना, तो 1 महीना तो प्री है 6,000, और बाकी आपका कितना आ गया 48,000 पोस्ट हो गया, ये एडिशनल स्पेस का है। अब नॉर्मल स्पेस की बात करूं तो नॉर्मल स्पेस का रेंट है 26,000, जो कि वो कह रहा है 1 नवंबर से 20% इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो मान लो लेट
रेंट भी x। तो 1 नवंबर से 20% इंक्रीज हो गया, इंक्रीज बाय 20%, तो कितना हो जाएगा 1.2x हो जाएगा। कैसे भी कर सकते हो, मैं तो एक रेशियो से निकाल के दे रहा हूं। x हो गया 1.2x हो गया, ठीक है। अब प्री पीरियड कितने महीने का है, प्री पीरियड है आपका 4 महीने का, तो 4x। पोस्ट पीरियड में क्या आएगा सर, पोस्ट 1 नवंबर से एंड पर है, तो 1 अगस्त से लेकर 1 नवंबर तक कितने महीने हो गए, अगस्त सितंबर अक्टूबर, 3 महीने, तो 3 महीने तो x ही रहा। उसके बाद आपके कितने महीने हो गए 8, 8 में से 3 चले गए 5, तो 5 इंटू 1.2 6, तो 9x। 4:9 इज योर रेशो, तो 26,000 को 4:9 में डिवाइड कर दो। 8 और 18, अब रेंट देख लो कितना आ जाएगा, 14 और 66, ठीक है। आओ देखें एक बार रेंट का खर्चा, ठीक है, आई समझ में। देखो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, मेरा करने का तरीका अलग हो सकता है, आपका तरीका अलग हो सकता है, वो डिपेंड करता है आप कौन सा तरीका चूज करते हो। सैलरी ट्रिपल्ड फ्रॉम 1 जुलाई, सैलरी 3 गुना हो गई। देखो वेरिएबल लेने से ना इजी हो जाता है, हर चीज का वेरिएबल लेके रेशियो निकाल लोगे तो इजी हो जाएगा। तो वो कह रहा है 1 जुलाई से सैलरी 3 गुना हो गई, तो लेट सैलरी वाई, अब हर बार एक्स मत लो, वाई ले लो, ठीक है। तो प्री पीरियड की सैलरी कितनी हो जाएगी 4y, और पोस्ट पीरियड की कितनी हो जाएगी, पोस्ट पीरियड में एक तो y ही है क्योंकि 1 जुलाई से सैलरी ट्रिपल हुई है। उसके बाद कितनी हो जाएगी आपकी 7 इंटू 3y, 7 महीने हुए ना, अरे बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो 4 और ये हो जाएगा 21 और 22, 4:22, 2:11, डिवाइड कर दो सैलरी को 2:11 में। $42,000, रेशो गलत है क्या, 1 जुलाई से सैलरी हमारी ट्रिपल हो गई, 1 जुलाई कौन सा है हमारा, हाँ अच्छा, हाँ मैंने यही तो गलती कर दी ना, ये गलत हो गया हमारा, प्री में आ गया, तो जुलाई हो गया ना, तो ये हो गया आपका 4, नहीं एक तो 3y तो एज इट इज रहेगा, उसके बाद एक महीने का 3 है तो 3y, तो 6y हो गया ये, और यहाँ पर आ जाएगा 8 इंटू 3y, ये हो गया आपका 24y, तो 1:4 होनी चाहिए। अब देख लेते हैं एक बार, 42 इंटू 100, 8400 और 33,600, हाँ अब ठीक है, ठीक है, रेशो करें। ट्रैवलिंग एक्सपेंस इंक्लूड 48,000 टुवर्ड सेल प्रमोशन, तो बहुत जनरल पॉइंट है, कई क्वेश्चंस में होता है। वो कह रहे हैं जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है 16,800, इसमें से 4,400 तो सेल प्रमोशन का है, तो सेल प्रमोशन तो सेल रेशो में, और बाकी जो बचेगा वो टाइम रेशो में, ठीक है, ये वाला पॉइंट भी कर लोगे आप। डेप्रीसिएशन इंक्लूड 600 फॉर न्यू एसेट एक्वायर्ड इन अगस्त 21, तो देखो डेप्रीसिएशन कितना है, डेप्शन कितना है कहाँ, ये रहा। वो कह रहा है इसमें से 600 का डेप्शन तो आपका पूरा पोस्ट में जाएगा, और बाकी 9,000 को टाइम रेशो में डिवाइड करो। पूरा पोस्ट में क्यों जाएगा, क्योंकि कुछ एसेट जो हमने अगस्त में ही खरीदे थे, पोस्ट पीरियड में ही खरीदे, ठीक है। PC was discharged by the company on 30 सितंबर 21 by issuing 60,000 शेयर ऑफ 10 ईच, यानी कि 6 लाख रुपए की हमारी क्या है, ये रुपीस क्यों लिखा है यहाँ पर, 6 लाख रुपए की हमारी क्या है पीसी है, जो कि हमने 30 सितंबर को दी है, तो इस पे इंटरेस्ट, ये रहा इंटरेस्ट टू वेंडर, 30 सितंबर को पे किया हमने। ये मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन स्टडी मैट में भी है,
मुझे फिगर्स कुछ कुछ लग रही हैं। 30 सितंबर को हमने पीसी पे करी है, ठीक है। तो 30 सितंबर यानी कि कितने महीने का हो गया आपका, 1 अप्रैल से 30 सितंबर 6 महीना हो गया। 6 महीने में से 4 महीने प्री हो गया और 2 महीना पोस्ट हो गया। तो डिवाइड कर दो 4:2 यानी कि 2:1 में डिवाइड कर दो इस इंटरेस्ट को 4200 को। 2800 और 1400। अब देख लो 2800 1400 का इंटरेस्ट आता है फाइनेंस कॉस्ट में, ठीक है। तो सॉल्व करके देखना इस क्वेश्चन पे, सारे पॉइंट्स हो गए हमारे। इन 2 पॉइंट्स में ही दम था, बाकी कुछ भी नहीं था, बाकी तो नॉर्मल था। 20 नंबर भी तो दिलवाएगा, आधा घंटा तो चाहिए 20 नंबर के क्वेश्चन के लिए, लेकिन आधे घंटे में हो जाता क्वेश्चन। हाँ, दिसंबर 21 में मुझे लगता नहीं है कुछ खास क्वेश्चन होंगे। आना दिसंबर में, देखना कौन सा क्वेश्चन है, मेरे को लग रहा है लास्ट में मिलेगा। ये मुझे लग रहा है हम कर चुके हैं, पढ़ लेते हैं। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट कंपनी का ही होता है, लिखा पूरा लाइन भी तो पढ़ भाई, कंपनी का, ठीक है, नॉर्मल है। पीक लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई 20 टू टेक ओवर द एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑफ रिच एंड कंपनी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 20। तो अप्रैल से जुलाई 3 महीने आपका प्री पीरियड हो गया और बुक्स क्लोज हो रही 31 मार्च। तो 3:9 टाइम रेशो। पोस्ट कंपनी के सेल्स है 75 लाख, जीपी इज 10% ऑन सेल। तो जीपी कितना हो गया, 7.5 लाख, ठीक है। एक्सपेंस चार्ज टू पीएनएल अकाउंट इज एज फॉलो, सेल्स कमीशन, सेल रेशो, डिस्काउंट अलाउड, सेल रेशो, कैरेज आउटवर्ड, फ्री सैंपल, आफ्टर सेल सर्विस, डायरेक्टर फीस, ऑडिट फीस चार्ज टू कंपनी, टैक्स ऑडिट फीस, सेल रेशो, टैक्स ऑडिट हमेशा टर्नओवर बेस्ड है, सैलरी टू स्टाफ, फॉर्मेशन एक्सपेंस, रेंट ऑफिस बिल्डिंग, जनरल, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, डिपेंड करता है किसने डोनेशन दी है। सेल में वैसे तो टाइम में होता है, बट यहाँ पर लिखा होगा कि डोनेशन कंपनी ने दी है, तो ज़्यादा तो उसमें टाइम में जाएगा। अगर कुछ नहीं, कोई भी दे सकता है, कोई और भी दे सकता है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, आगे देखो, the sales per month in the first half year were half of what they were in the latter half year. तो let's say x, तो अरे यार करने दो, मेरे पास टाइम नहीं अभी। प्री पीरियड में बताओ सेल कितनी होगी, प्री पीरियड कितने महीने का है, 3 महीने का है, तो 3x। पोस्ट में कितनी होगी, अच्छा चेंज तो ये 6 महीने बाद, ठीक है। तो पोस्ट में पहले 3 महीने में तो 3x है, और उसके बाद अगले 6 महीने में कितनी है, हाफ। तो अगले 6 महीने में आप 2x ले लो। अरे आधी तो होगी भाई, 2x का आधा x ही तो हो गया। बात तो एक ही है, 2 का आधा 1 है, 1 का आधा आधा होता है। अरे समझ गए ना भाई, मैथमेटिक्स है, कुछ नहीं। 3x और ये कितना हो गया, 12 और 3 15, 15x। तो 1:5 इज योर सेल रेशो। चेक करें,
ठीक है। रेंट ऑफ द बिल्डिंग वॉज पेड एट 2000 पर मंथ अप टू 30 सितंबर, और उसके बाद कितना हो गया 2500 रुपये पर मंथ। कर लोगे आप 30 सितंबर तक 2000 पर मंथ है, तो प्री पीरियड में तो आपका 2000 इंटू 3 ही रहा। पोस्ट में कितना हो गया आपका 2000 तो रहा हमारा, 30 सितंबर से चेंज हुआ है, तो कितने महीने 3 महीने का। फिर उसके बाद 2500 इंटू 6 हो गया 6000, और ये कितना हो गया आपका 6 और 21,000, टोटल 27,000 आ रहा है। रेंट का खर्चा कितना था 27, ठीक है हो गया मैच। बस उसके बाद आप स्टेटमेंट बना लेना। एंड ऑल्सो कंप्यूट द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ये कौन सा जाएगा, ये प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट आ रहा होगा जरूर, ये आ रहा 50-500, तो ये जाएगा हमारा कैपिटल रिजर्व। ये सारी वर्किंग करके दिखाओगे, टाइम रेशो, स्केल रेशो सब लिख लिख के दिखाना है, ठीक है। बस है कोई और कोई क्वेश्चन है करने वाला। जुलाई 21 में कैसा था, इसमें सिर्फ यही लिखना था, पोस्ट, प्रीलिमिनरी पोस्ट, सैलरी एंड जनरल एक्सपेंस टाइम रेशो, स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस पोस्ट, स्टैट्यूटरी ऑडिट कंपनीज का ये होता है, टैक्स ऑडिट सेल्स, कमीशन टू ट्रैवलिंग सेल रेशो, सेल प्रमोशन सेल रेशो, रेंट PYQ पिछली बार आया था इसका क्वेश्चन, आज यही तो था। देख ले फटाफट। रिंगलर लिमिटेड टूक ओवर द बिजनेस ऑफ FIG एंटरप्राइज फ्रॉम 1 अप्रैल 22, हाउएवर ड्यू टू सम प्रोसीजरल डिफिकल्टी कंपनी कुड बी इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अगस्त 2022। तो टाइम रेशो बताओ 4:8, 1:2 इज योर टाइम रेशो। समझ गए ना, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ मैं। हमें बनाना क्या है क्वेश्चन में, टाइम रेशो बताओ, सेल रेशो बताओ, स्टेटमेंट बनानी है आपको, और बैलेंस शीट में ये बताना है कि इन फिगर्स को कैसे दिखाओगे। हाँ, पर ये भी बताना है कैपिटल रिजर्व कहाँ आएगा, कैपिटल रिजर्व रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। नहीं, आप स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिख सकते हो। जैसे प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड प्रॉफिट आ रहा होगा ना, तो वो क्या लिखोगे, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट या लॉस जो भी होता, अगर मान लो लॉस आता तो फिर क्या लिखते, अरे पोस्ट लॉस, पोस्ट का लॉस क्या करोगे, पोस्ट लॉस विल ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड अंडर रिजर्व एंड सरप्लस। सरप्लस में दिखाते, नेगेटिव फिगर के साथ दिखाते, ये पॉइंट लिखना जरूरी है। ये सब्जेक्ट पोस्ट का लॉस P&L अकाउंट में जाता है, P&L अकाउंट बैलेंस शीट में सरप्लस के नाम से तो जाता है। हाँ, और सरप्लस अगर लॉस आ रहा है तो नेगेटिव फिगर से शो करना है, ये लिखना पड़ेगा आपको। सेल COGS, इससे तो आप GP निकाल लेना, ठीक है। तो GP निकाल के सेल रेशो में डिवाइड करना। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सब आप देख लेना किस रेशो में है, इसका कुछ पॉइंट होगा जरूर। सारी इन्वेस्टमेंट जून में ही बेच दी, तो ये दोनों आइटम्स हमारी प्री नेचर की हैं, इंटरेस्ट भी और प्रॉफिट भी, क्योंकि जून में ही बेच दी इन्वेस्टमेंट। अब प्रिंटिंग स्टेशनरी टाइम, सेल्स मैनेजर सैलरी सेल रेशो, सेल मैनेजर सैलरी, डोनेशन टाइम, अच्छा पोस्ट, बच्चे आ गए तो अभी आने दो बच्चों को, मैं तो लेट करूंगा नहीं। डोनेशन टाइम रेशो, रेंट टाइम रेशो, बैड डेट सेल रेशो, अंडरराइटिंग कमीशन पोस्ट, डेप्रिसिएशन टाइम रेशो, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, सेल्स मैनेजर है ना, तो
तो सेल रेशो नहीं, देखो उन्होंने सेल मैनेजर लिखा है तो हम सेल रेशो में इसको डिवाइड करें, वो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे फिक्स ही होती है, लेकिन अगर उसने सेल्स मैनेजर बोला है तो टाइम आपको सेल रेशो में लेना चाहिए। जब सेल्स ही नहीं हो रही तो सेल मैनेजर रखोगे? कंपनी की सेल ही नहीं हो रही तो वो सेल मैनेजर रख के करेगा क्या? सेल मैनेजर का काम, सेल कंपनी सेल मैनेजर पे थोड़ा चल रही है। सेल मैनेजर का काम क्या है? सेल्स को मैनेज करना। सेल ही नहीं हो रही फिर उसको क्या रखोगे? तुम निकालोगे नहीं उसे। वो जनरल मैनेजर होते हैं जो रखे रखो। ऑडिट फीस डिपेंड करता है, ऑडिट फीस क्या है? सन्डी ऑफिस एक्सपेंस, टाइम रेशो, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये इसका भी कुछ ना कुछ पॉइंट होगा। अब देखो सेल की डिटेल दे रखी है, अप्रैल से लेकर जून तक एवरेज सेल है 840 की, नहीं निकली थी। जुलाई से जनवरी तक सेल रेशो, सेल्स हमारी 9 लाख की, और फेब से मार्च तक सेल है 1575 की। चलो भी अप्रैल से जून तक, अप्रैल से जून तक सेल कितनी है आपकी? 840, तो ये तो पूरी प्री में ही जाएगी, ठीक है। ये अप्रैल टू जून हो गया। जुलाई टू जनवरी सेल है 9 लाख, तो यहां पर मंथ कर लो कितना हो गया? जुलाई टू जनवरी 7 महीने हो गया। सात महीने हो गया ना, जुलाई टू जनवरी। अच्छा मंथली सेल है, सॉरी 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 माय मिस्टेक, ये मेरी गलती होगी, एक मिनट रुको। मंथली सेल है 8,40,000 अप्रैल से लेकर जून तक की। तो अप्रैल से जून तक कितने महीने हो गए आपके? अप्रैल मई जून 3 महीने, 25-20 हो गया, ठीक है। फिर जुलाई से जनवरी तक मंथली सेल है 9 लाख, तो जुलाई से लेकर जनवरी तक मंथली सेल है 9 लाख रुपए। तो मुझे बताओ कुछ पीरियड हमारा उसमें भी आएगा? नहीं, जुलाई वाला महीना हमारा प्री में आएगा, तो 9 लाख तो प्री में आ गया, और उसके बाद 6 महीने का 54 लाख पोस्ट में आ गया, और उसके बाद फेब से लेकर मार्च, फरवरी 2 महीने, 1575 इंटू 2, 3150, ये हमारा किस में आ गया? पोस्ट में आ गया। $34.20, $85.50, ये रेशो निकलेगी आपकी। इसको आप डिवाइड कर लो, 342 और 855, नहीं आया समझ में? देखो वो कह रहा है अप्रैल से लेकर जून तक की जो मंथली सेल है वो है 840, ठीक है। तो ये तो पूरी प्री में चलेगी ना। जुलाई से लेकर जनवरी तक मंथली सेल है 9 लाख, तो जुलाई के महीने की तो किस में जाएगी? प्री में ही जाएगी। मंथली लिखा तो है, जुलाई की तो आपकी प्री में जाएगी। उसके बाद अगस्त से लेकर जनवरी तक कितने महीने हो गए आपके? 6 महीने हो गए, तो 6 महीने की सेल पोस्ट में। ये लक्ष्य ने बताइए फिगर्स, मैं अपने हिसाब से डाल रहा। फिर फेब और मार्च, 1575 तो 3150, ये दोनों महीने की सेल होगी। तो आपकी 3420 और 8550। अब इसकी रेशो निकाल लो, 2:3, ये सेल रेशो है। चेक कर लेना एक बार। 1,19,70,000 मैच हो गया ना, 1,19,70। बोलो भाई, ये 575 नहीं है, 1575 है, ठीक है। आगे देखो, देयर वाज अ लोन ऑफ 15 लाख, इंटरेस्ट है 10% का, और ये लोन हमने सितंबर में रीपे कर दिया। तो निकालना 15 लाख का 10% इंटू सितंबर में रीपे कर दिया, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने का 62,500 का इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 62,500, ये तो मैच हो गया, ठीक है। लेकिन सितंबर में रीपे किया है तो कितने महीने का होगा? 5 महीने का। 5 में से 4 महीने तो प्री और 1 महीना पोस्ट, तो 4:1 में डिवाइड कर लोगे इंटरेस्ट को। एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाई किया है हमने 1 जून से 31 अगस्त तक, जिसका 5,000 रुपए पर मंथ है, 1 जून से 31 अगस्त तक। तो जून और जुलाई
ये तो प्री में और एक आपका पोस्ट में, और बाकी जो भी रेंट आएगा वो सब आपका टाइम रेशियो कर लेना। ऑडिट पर्टेन टू कंपनी, पोस्ट में जाएगा। अच्छा ये वाला पॉइंट था, बैड डेट्स रिकवर्ड अमाउंटिंग टू 17,000 रुपये फॉर अ सेल मेड इन नवंबर 22, इसको हमने बैड डेट में से डिडक्ट कर रखा है। देखो बैड डेट्स कितने हैं आपके पास, 67,000, इसमें से आपने 17,000 रुपये डिडक्ट कर रखा है बैड डेट्स रिकवरी के नाम का, तो 17,000 रुपये अगर आप ऐड कर दो तो कितना आता है 84,000, तो आपके बैड डेट्स तो 84 ही हो गए ना, बैड डेट्स आपके कितने हो गए 84 हो गए, इसको सेल रेशियो में डिवाइड करो, और ये 17,000 रुपये के जो बैड डेट्स रिकवर्ड है वो पिछले साल के बैड डेट्स की रिकवरी है, तो ये पूरे प्री में डाल दो, लेकिन ये इनकम है बैड डेट्स रिकवरी के, ध्यान रखना, और ये बैड डेट्स का खर्चा सेल रेशियो में डिवाइड होगा। हाँ ये तो स्टडी मैट में है ऐसा कुछ। डोनेशन गिवन टू पॉलिटिकल पार्टी, अगर पॉइंट नंबर 4 गिवन नहीं होता तो फिर तो सारा सेल रेशियो में डिवाइड होता बैड डेट्स। डोनेशन कंपनी ने दी है तो सारा डोनेशन का खर्चा कंपनी में, ठीक है। और सैलरी ऑफ सेल मैनेजर वाज इंक्रीज बाय 5,000 पर मंथ फ्रॉम 1 जुलाई, तो इसको आप एक्चुअली डिवाइड कर लो। सेल मैनेजर की सैलरी जो है वो इंक्रीज बाय 5,000 रुपये पर मंथ, 1 जुलाई से 5,000 रुपये पर मंथ इंक्रीज हो गई है। सैलरी कितनी है उसकी 81,000। तो लेट सैलरी एक्स, इंक्रीज सैलरी कितनी हो जाएगी आपकी एक्स प्लस 5,000, ठीक है। तो प्री की सैलरी कितनी होगी आपकी, प्री पीरियड हमारा कब तक का है, जुलाई तक का है ना, 31 जुलाई तक का, ठीक है। तो 4x प्लस x प्लस 5,000 ये होगा, यानी कि प्री पीरियड कितना हो गया 5x प्लस 5,000, और पोस्ट कितना हो जाएगा आपका, पोस्ट कितना हो जाएगा आपका 8 महीने का, तो 8 इंटू एक्स प्लस 5,000 दैट इज 8x प्लस 40,000, ठीक है। अब क्या मैं ऐसे इक्वेट कर सकता हूं 5x प्लस 5,000 प्लस 8x प्लस 40,000 इज इक्वल टू 81,000, इक्वेशंस लगा रहा हूं ना, तो कितना हो गया आपका 13x प्लस 45,000 इज इक्वल टू 81,000, तो x निकाल के दो मुझे 81 माइनस 40, यहाँ कुछ गलती कर दी मैंने क्या, प्री पीरियड कितने महीने का आपका, अप्रैल से 1 अगस्त तक, हाँ 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 ये 3x होगा, करा तो मैंने, मतलब ये तरीका तो बिल्कुल ठीक है भाई, यहाँ पर गलती कर दी, हमारा 4x हो जाएगा, बाकी नीचे वाला तो ठीक है ना 8x प्लस 40, हाँ ये 3 हो जाएगा, नहीं 3 नहीं 4 हो गया, 12x हो गया, 3,000 हो गया, x इज इक्वल टू 3,000 रुपये। अब आप निकाल लो प्री पीरियड की सैलरी कितनी है, 4 इंटू 3 12 प्लस 5 17,000 रुपये तो प्री पीरियड की सैलरी है, और पोस्ट की कितनी हो जाएगी 8 इंटू 24 24 प्लस 40 64,000 हो गया मैच। वो तुम्हारा पॉइंट भी खत्म हो गया, सर इसको प्री में टाइम क्यों में लेना है सेल में लेना है, वो एक्चुअल दे दिया उसने, जो एक्चुअल गिवन है फिगर उसको तो एक्चुअली लोगे ना, ठीक है। चलो तो ये चैप्टर हमारा खत्म, अब हम कल मिलेंगे विद द टॉपिक ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। चलो ओके बाय।